नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कल हमने बायोलॉजी के बेसिक नॉलेज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कक्षा 12 का जो लेसन फर्स्ट है वो पढ़ेंगे, जो है आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया। आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया। एंजियोस्पर्म पादपों में जनन की क्रिया। यहाँ पर मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि आवर्तबीजी पादपों को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पी पादप। पुष्पी पादप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पादपों में एक रूपांतरित पर्व है, पुष्प का क्या होता है? निर्माण होता है, विकास होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पुष्पी पादप। इन्हें एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। एंजियो स्पर्म पादप भी कहा जाता है। अब यहां पर जनन के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि सजीवों में कोई भी सजीव होता है वो अपने समान दूसरी संतान उत्पन्न करता है या अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन की क्रिया कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे पादपों में जनन। पादपों में जनन पढ़ने से पहले हम यहाँ पर दो बात पढ़ेंगे। पहली बात है हमारे पास कि आवर्तबीजी पादप होते हैं। इन पादपों में इनका जीवन चक्र दो अवस्थाओं में पूरा होता है। कितनी अवस्थाओं में? दो। यानी जीवन चक्र है दो प्रावस्थाओं में पूरा होता है। पूरा होता है। इसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब यहां पर ये शब्द पढ़ेंगे, पीढ़ी एकांतरण क्या है? ये पीढ़ी एकांतरण दो अवस्थाओं में पूरा होता है। एक प्रथम अवस्था, इसका नाम होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद बीजाणुद्भिद प्रावस्था। पहली अवस्था का नाम है स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद अवस्था। अभी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी हम परिभाषा करते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में या एंजियोस्पर्म पादपों में पाए जाने वाली वह प्रावस्था जो द्विगुणित होती है और जड़, तना एवं पत्ती का निरूपण करती है। यहां पर समझने की बात है, ध्यान देने की। स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद प्रावस्था क्या होती है? तो हमारे पास आवर्तबीजी पादप है, यानी आवर्तबीजी पादप कह दो, पुष्पी पादप कह दो, एंजियोस्पर्म पादप कह दो। इन पादपों में द्विगुणित अवस्था पाई जाती है, डिप्लॉइड। वह द्विगुणित अवस्था क्या करती है? मुख्य पादप का निर्माण करती है। और मुख्य पादप होता है वो जड़, तना एवं पत्ती का क्या करता है? निरूपण करता है। तो ये बीजाणुद्भिद प्रावस्था हो गई। इस बीजाणुद्भिद अवस्था को स्पोरोफाइट कहा जाता है। ये कैसी होती है? ये 2n कैसी होती है?
2n, यानी द्विगुणित, द्विगुणित। किस किस का निर्माण करती है ये पादप में, यानी मुख्य अवस्था होती है ये जड़, तना एवं पत्ती का क्या करती है, निरूपण करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पादपों में स्पोरोफाइट या बीजाणुभूत अवस्था होती है, वो द्विगुणित होती है, और ये जड़, तना, पत्ती का क्या करती है, निरूपण करती है। ये मुख्य अवस्था होती है। फिर परो भाग में, आवर्तबीजी पादप में क्या होता है, परो है भाग पर, कौन से भाग पर, परो है भाग पर किसका निर्माण हो जाता है, पुष्प का निर्माण हो जाता है, पुष्प का निर्माण होता है। ये हमारे पास स्पोरोफाइट अवस्था थी। दूसरी हमारे पास अवस्था है वो है गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद प्रावस्था, नाम से पता चल रहा है गेमिटोफाइट्स। यह अवस्था कैसी होती है, एन, कैसी होती है, एन, यानी अगुणित अवस्था होती है। कैसी होती है, अगुणित होती है। यह किसका निर्माण करती है, युग्मकों का, नर एवं मादा युग्मकों का निरूपण करती है। ठीक है, यानी गेमिटोफाइट्स अवस्था क्या होती है, अगुणित होती है, और नर व मादा युग्मकों का क्या करती है, निरूपण या निर्माण करती है। अब यहां पर सोचने वाली, समझने वाली बात है कि स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद परावस्था, इस बीजाणुद्भिद परावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब हमारे यहां पर क्या हो जाता है, पुष्प बन जाता है, तो पुष्प में नर व मादा जननांग बन जाते हैं, यानी पुमंग और जायांग का निर्माण हो जाता है। जब पुमंग और जायांग का निर्माण हो जाता है तो पुमंग में क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण, और जायांग होता है उसमें क्या, मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है। और निर्माण होने के पश्चात यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण ही क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। यानी हमारे पास कोशिका कैसी है, 2n है, ये 2n कोशिका क्या हो जाती है, n हो जाती है, अगुणित हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और आधी होते ही क्या हो जाएगा, युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। अब आगे की जो हमारी अवस्था है, इसमें युग्मकों, दो अवस्था हो गई है, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट्स। अब ये अगुणित अवस्था है। अब यहां पर हमारे पास क्या बन गया, नर युग्मक और मादा युग्मक बन गए। अब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या होते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। जैसे ही संयुक्त होंगे यहां पर क्या बन जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाता है, यानी जाइगोट। युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि नर युग्मक हमारे पास कैसा है, n है, और मादा युग्मक भी कैसा है हमारे पास, n और n क्या हो गए हमारे पास, 2n। क्या हो गए, 2n, यानी पुनः क्या हो गई, द्विगुणित कोशिका बन गई। अब यहां पर नर युग्मक यानी नर को हम जोड़ते हैं और मादा युग्मक दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट, यानी युग्मनज बनेगा। ये युग्मनज क्या हो गया, 2n, क्या हो गया, 2n,
जब ये द्विगुणित हो गया तो कौन सी अवस्था वापस आ गई हमारे पास? स्पोरोफाइट अवस्था आ गई। अब यहां पर प्रश्न ये बनता है कि बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, उसकी मुख्य कोशिका का नाम क्या होता है? किसका? बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, उसकी मुख्य कोशिका का नाम क्या होता है? युग्मनज। ठीक है ना, यानी जाइगोट। मुख्य कोशिका या प्रथम कोशिका, प्रथम कोशिका युग्मनज होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका कौन सी होती है? युग्मनज। ये युग्मनज कैसा होता है पता है तुम्हें? ये ट्वेन होता है। क्या होता है? ट्वेन। और इस युग्मनज से क्या होता है? धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है, फिर बीज बन जाता है। बीज बनने के पश्चात क्या होता है? फिर बीज को उगाते हैं तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? निषेचन की क्रिया हो गई, निषेचन की क्रिया। अब यहां पर कौन सी अवस्था आ गई दोबारा से हमारे पास? बीजाणुद्भिद। कौन सी आ गई? बीजाणुद्भिद। पहले कौन से है हमारे पास? स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद, उसके बाद में गेमेटोफाइट्स, और फिर दोबारा से क्या हो गया? बीजाणुद्भिद। अब ये दोनों अवस्था चलती है। आवर्त बीजी पात्र में क्या होता है? स्पोरोफाइट अवस्था चलती है और गेमेटोफाइट्स अवस्था चलती है। ये दोनों अवस्थाएं एकांतर क्रम में चलती है, यानी एक के बाद एक। जब एक के बाद एक चलती है तो इसे क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण। अब यदि आप इसमें लिखना चाहो तो परिभाषा मैं बोल दूं स्पोरोफाइट की क्या होती है, दोबारा सुन लेना आप। आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में पाई जाने वाली वह प्रावस्था जो द्विगुणित होती है, जो द्विगुणित होती है और मुख्य पादप में जड़ तना उत्पत्ति का, मुख्य पादप में जड़ तना एवं पत्ती का निरूपण करती है। स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद प्रावस्था कहलाती है। बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है, उसकी प्रथम कोशिका का नाम क्या है? युग्मनज। ये कैसी होती है? डिप्लॉइड यानी द्विगुणित, 2n होती है। ऐसे ही जब बीजाणुद्भिद कोशिका में पुष्प बन जाता है, पुष्प बनने के पश्चात जब उसमें नर व मादा जनन अंगों का निर्माण हो जाता है तो नर जननांग के द्वारा नर युग्मक और मादा जननांग के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब ये मादा युग्मक और नर युग्मक बनते हैं तो ये अवस्था कौन सी कहलाती है? गेमेटोफाइट्स। अब यहां पर मैं गेमेटोफाइट्स की परिभाषा बोलूं, एकदम आप लिख लेना। आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में पाई जाने वाली वह अगुणित अवस्था। कौन सी? अगुणित अवस्था जो नर एवं मादा युग्मकों का निरूपण करती है। क्या कहलाती है? नर व मादा युग्मकों का निरूपण करती है, गेमेटोफाइट्स अवस्था कहलाती है। अब जैसे ही गेमेटोफाइट्स अवस्था में नर मादा युग्मक बन गए, nn तो 2n हो गए, निषेचन क्रिया होगी तो क्या बन गया? युग्मनज। और युग्मनज बनते क्या हो जाएगा? यानी पुनः कौन सी अवस्था आ जाएगी? बीजाणुद्भिद। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट्स दोनों अवस्थाओं का जो क्रम है चलने का, एक के बाद एक, इन दोनों अवस्थाओं के चलने के क्रम को हम क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, ये हमारा आज का पॉइंट था। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि आवर्त बीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये उतार लेना। आवर्त बीजी पादपों में
जनन के प्रकार। यानी कितने प्रकार का होता है जनन। हम जानते हैं जनन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और दूसरा होता है हमारे पास लैंगिक जनन। ठीक है, एक लैंगिक जनन है और एक कौन सा है, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन को बोलते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, इसकी दो चार परिभाषा बनती है। मैं इसमें मुख्य परिभाषा बताओ क्या होती है। लैंगिक जनन का मतलब हो गया, पहली बात ये होती है कि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। क्या करता है, एक ही जनक भाग लेता है, यानी नर भी या मादा भी। ठीक है, नर और मादा दोनों में से कोई एक भाग लेता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अब जब युग्मकों का निर्माण होगा ही नहीं तो युग्मक संलयन भी नहीं होगा। क्या होगा, युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इन चारों को मिलाकर क्या बना दो, परिभाषा बना दो। अलैंगिक जननी, एक ही जनक भाग लेता है, पहली बात है। युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता है। और उत्पन्न संतति क्या होती है, आनुवंशिक गुणों में उत्पन्न संतति आनुवंशिक गुणों में जनक के समान होती है। जनक के समान होती। अब कोई भी संतति यदि आनुवंशिक गुणों में अपने जनक के समान होती है तो ऐसी संतति को हम क्या बोलते हैं, क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन। इयान विल्मुट का नाम सुना होगा, जिसने डोली भेड़ का क्या बनाया था, क्लोन बनाया था। तो आनुवंशिक गुणों में उत्पन्न संतति होती है, यानी उत्पन्न संतति यदि आनुवंशिक गुणों में जनक के समान होती है तो क्या कहलाता है, ये कि क्लोन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास अलैंगिक जनन की क्या होगी, विशेषता। लैंगिक जनन हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें दोनों ही नर व मादा दोनों आपस में संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। युग्मकों का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें युग्मकों का संलयन होगा। जब युग्मक बनेंगे तो युग्मकों का क्या होगा, संलयन भी होगा। ठीक है, और उत्पन्न संतति में क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और जब विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं
तो जय विकास का क्रम चलता है। जय विकास क्रम चलता है यानी संतान क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे हम अपने मम्मी पापा में नहीं मिलते, इसका यही कारण है कि मानव में क्या होता है, लैंगिक जन्म होता है, और जब लैंगिक जन्म होता है तो उत्पन्न संतति क्या होती है, अपने जनकों से क्या होती है, भिन्न, और जब संतति जनकों से भिन्न होती है तो जय विकास का क्रम चलता है, और जब जय विकास क्रम चलता है तो लंबे समय के पश्चात एक नई जाति की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर इनसे परिभाषा आप लिखने मैं बता देता हूं। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या होती है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन की क्रिया कहा जाता है। क्या कहता है, अलैंगिक जनन की क्रिया कहा जाता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिक गुणों में अपने जनक के समान होती है, और उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है, क्लोन। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। अब यहां पर हम इस पॉइंट को तो छोड़ देते हैं, ये वाला, ये हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ये जो अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन का क्या हमारे पास दो भाग है। क्या है, अलैंगिक जनन के हमारे पास दो भाग है। पहला भाग है हमारे पास अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है अनिषेक बीजता, इसको बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। क्या बोलते हैं, एगैमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन की क्रिया के क्या हो जाता है, भ्रूण और बीज का निर्माण हो जाता है। क्या, बिना निषेचन की क्रिया के क्या हो जाता है, भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता। तो हम यहां लिखेंगे जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, परंतु भ्रूण एवं बीज का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, अनिषेक बीजता। प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहा जाता है। इसकी परिभाषा और भी साफ से बना सकते हैं आप लोग। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन या निषेचन की क्रिया नहीं होती है और बिना निषेचन की क्रिया के क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण और बीज का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता। संधि विच्छेद कर लेना, सीधी सी बात है, अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन की क्रिया के किसका निर्माण होना, भ्रूण एवं बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता। अब ऐसे बीजों की क्या विशेषता होती है, ऐसे बीजों की विशेषता ये होती है कि बीज होते हैं ये उगने के लिए क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, यानी उग जाते हैं। उदाहरण बताओ इसके में, तो यहां पर हम धतूरा,
नींबू भी आता है इसका, ठीक है, क्या दथुरा है, नींबू है, मक्का भी आता है। ये सब क्या है, अनिषेक बीजता के हैं। अनिषेक बीजता का निर्माण बीजांड काय होता है। उस बीजांड काय या जो आवर्त बीजी पादपों में हम भ्रूण कोष पढ़ते हैं, तो उस भ्रूण कोष में क्या होता है, द्विगुणित कोशिकाएं होती है, ठीक है, द्विध्रुवीय कोशिका होती है। वो कोशिकाएं क्या होती हैं, यानी स्वतः ही क्या द्विगुणित अवस्था में जाती है और क्या हो जाता है, अनिषेक बीजता का निर्माण करती है, यानी भ्रूण का निर्माण कर देती है और फिर बीज बन जाता है। तो ये क्या हो गया, अनिषेक बीजता। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वह है कायिकी जनन। क्या है, कायिकी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिकी जनन। अब पादप के देखो कायिकी भाग कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कायिकी भागों के नाम बता रहा हूं मैं तुम्हें। पादप में फूल को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, पुष्प को छोड़ करके जो पादप का भाग होता है वो क्या होता है, कायिकी भाग होता है। तो पादप में मुख्य कितने भाग होते हैं, 4 ही होते हैं। एक तो होता है क्या हमारे पास जड़ है, क्या है, जड़। दूसरा हमारे पास क्या है, तना। तीसरा हमारे पास क्या है, इसका पत्ती। और चौथा है हमारे पास क्या, पुष्प। ये 4 भाग ही होते हैं। इन 4 भागों में ये तो किस में आता है, कायिकी भाग ना आकर जन्नांग वाला भाग आता है। और जड़, तना और पत्ती, इन तीनों को हम किस में मानते हैं, एक कायिकी भाग में आते हैं। पादप के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना एवं पत्ती होते हैं, वो कायिकी भाग होते हैं। तो अब यहाँ पर हम परिभाषा बनाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि पादपों में पादप का निर्माण, जब हम किसी बीज को उगाते हैं तो बीज में क्या होता है, अंकुरण की क्रिया होती है। अंकुरण की क्रिया होने के पश्चात उसमें क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण होता है, ठीक है। नया एक छोटा सा पादप बनेगा, उसमें परोभाग निकलेगा और मूल वाला भाग निकलेगा, एक प्रांकुर और एक मूलांकुर। लेकिन बीज से हम अक्सर पादप तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन हम परिभाषा में इसमें कायिकी जनन है, यानी हमें बीज से पादप तैयार नहीं करना है। किससे तैयार करना है, पादप के कायिक भाग से। अब मैंने कायिक भाग कौन कौन से बताए, जड़ है, तना और पत्ती है। ये तीनों हमारे पास क्या है, कायिकी भाग है। इन तीनों के द्वारा यदि किसी पादप में नए पादप का निर्माण हो जाता है तो क्या कहलाता है, कायिकी जनन, ठीक है। परिभाषा लिख रहा हूं मैं, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति का निर्माण, संतति का निर्माण बीज से न होकर, बीज से न होकर पादप के कायिक भाग, पादप के कायिक भाग कौन कौन से बताया मैंने, एक तो है जड़, एक तना और एक कौन सा भाग है, पत्ती। बीज से न होकर पादप के कायिक भाग से होता है तो उसे कौन सा जनन बोलते हैं, कायिकी जनन कहा जाता है। कौन सा, कायिकी जनन कहा जाता है। ठीक है। अब इस कायिकी जनन में सीधी सी बात हो गई, पादप के कायिकी भाग, इसमें रटने वाली बात नहीं है। कायिकी भाग कौन सा होता है, जड़, तना, पत्ती। यदि जड़, तना, पत्ती के द्वारा नया पादप बन जाता है तो क्या कहलाएगा, कायिकी जनन। मैंने परिभाषा में लिख दिया है,
जननकीय प्रक्रिया इसमें संतति का निर्माण बीज से न होकर किससे हो जाएगा, पादप के कायिक भाग जड़ तना पत्ती से हो जाता है, तो क्या कहलाएगा, कायिकी जनन। अब इस कायिकी जनन के कितने भाग है हमारे पास, 2 भाग है। कितने भाग है, 2 भाग। एक तो होता है प्राकृतिक कायिकी जनन। कौन सा होता है, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा हमारे पास इसका जो भाग है वो कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम कायिकी जनन। ये किसके भाग है, कायिकी जनन के, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। एक तो कौन सा है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। एक तो प्राकृतिक कायिकी जनन और एक कृत्रिम कायिकी जनन। इस प्राकृतिक कायिक जनन के 4 भाग होंगे, एक जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, और एक आएगी बुलबिल संरचना। कौन सी है, बुलबिल संरचना, जिसमें अगेव पादप में क्या होता है, जनन की क्रिया होती है। सभी दर्शकों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को ये कहा जाता है कि चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।